अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। पाकिस्तान में ऐसा बहुत कुछ होता है जिसकी मिसाल महज़्ज़ब दुनिया में मिलना मुश्किल है। आज़ादी के 76 बरस गुजरने के बाद भी पाकिस्तान में इंतज़ामिया, मुक़न्नना और अदलिया के माबैन तवाज़ुन पैदा ना हो सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का इदारों की मदाखलत के हवाले से खत इसी अदम तवाज़ुन का शाखसाना है। अब यह कहानी मजीद सनसनीखेज हो गई है और मीडिया में यह रिपोर्ट सामने आई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत दीगर 8 जजेस को मशकूक और पुरअसरार खतूत मौसूल हुए हैं, जिसके बाद स्टाफ में खलबली मच गई। अदालती जराये का कहना है कि एक जज के स्टाफ ने खत खोला तो उसमें पाउडर मौजूद था। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही इस्लामाबाद पुलिस और माहिरीन की टीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गई। खत में से बरामद होने वाले पाउडर की तहकीकात की जा रही है। अदालती जराये का कहना है कि इस खत में डराने धमकाने वाला निशान भी मौजूद है। रवा माह हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस धनन दया यशवंत ने जस्टिस इन बैलेंस नामी तकरीब में शिरकत की, जहां उन्होंने लाइव सेशन के दौरान सवालात के जवाब दिए। भारतीय चीफ जस्टिस से सवाल पूछा गया कि क्या भारत में जजेस पर एग्जीक्यूटिव की तरफ से कोई दबाव होता है। चीफ जस्टिस यशवंत ने जवाब दिया कि मैं 23 साल से जज के फराइज अंजाम दे रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनने से पहले मैं कई साल हाई कोर्ट्स में खिदमात अंजाम दे चुका हूं। मैं ये दावा से कह सकता हूं कि कभी भी किसी ने मुझ पर किसी भी केस में कोई मखसूस फैसला देने के लिए दबाव नहीं डाला। चीफ जस्टिस ने कहा, हमारी अदालतें पूरी ताकत से इंसाफ और हुकूमत का एहतसाब कर रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद नोटिस ले लिया है। जजेस के खत के मामले पर तश्कील दिए गए 7 रुकनी बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत के मामले की समाअत कल शुरू करेगी। इससे कबल वफाकी काबीना ने 6 जजेस के खत के मामले पर इंक्वायरी कमीशन और साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी को इंक्वायरी कमीशन का सरबराह बनाने की मंजूरी दी थी। तहम तहरीक इंसाफ ने साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन को मुस्तरद कर दिया था। इसके अलावा मुल्क भर के 300 से ज्यादा वकला ने भी सुप्रीम कोर्ट को आज खुद नोटिस लेने के लिए खत लिखा था। हत्ता के साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी के बेटे साकिब जिलानी भी खत लिखने वालों में शामिल हैं। बलूचिस्तान की वकला तंजीमों ने भी रिटायर्ड जज की सरबराही में हुकूमती कमीशन को मुस्तरद कर दिया था। बाद अज़ां साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान तसद्दुक हुसैन जिलानी ने इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली थी। सुप्रीम कोर्ट के सू मोटो केस और जजेस खत के मामले पर होने वाली नई पेशरफ्त पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मारूफ माहिर आईन व कानून, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर आबिद जुबैरी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जुबैरी साहब आपके वक्त का। अचानक मामला तो पहले ही जाना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट के पास। लोग कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट को खुद ही अपने मातहत जजेस की शिकायत को सुनना चाहिए और उन्हें सू मोटो नोटिस देना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस मंसूर अली शाह ने जब प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की तो मामला किसी और तरफ गया और उसके बाद फिर मामला वापस आ गया सू मोटो पे। आपको लगता है कि अब ये मामला हल होता हुआ नजर आएगा या इसके बाद कोई और गुत्थी होगी जो सुलझानी पड़ेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, इसमें आपने बिजा फरमाया, मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि ये मामला हाई कोर्ट के जज साहबान का था। इसको सुप्रीम कोर्ट को ही सुनना चाहिए था, बजाय उनको प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग करके उनके प्रपोजल को मानना कि इसमें जुडिशल कमीशन बना दिया, क्योंकि उन्होंने शिकायत ही एग्जेक्टिव की यानी सरकार की थी और उसके मातहत इंटेलिजेंस एजेंसीज या जो भी हैं उनके खिलाफ की उसका इन तरह से दखल अंदाजी करने की कोशिश की है। हमें अपने मनपसंद फैसले कराने की कोशिश की। जब हमने मना किया तो हमारे पे तशद्दुद किया गया, हमें अप्रोच कराया गया। तो ये सब चीज़ें हैं जो अब हमारी आज़ाद अदलिया के बिल्कुल खिलाफ है। आइन की मैं समझता हूँ आइन को यहाँ तोड़ा गया, जिन लोग इसके मुर्तकिब हुए। तो इस वक्त मैं समझता हूँ इसको बिल्कुल सही, अब खैर देर आए दुरुस्त आए कहते हैं कि चीफ जस्टिस साहब ने इस पे सुओ मोटो ले लिया है, बहुत अच्छा है। अब ये हल होगा या नहीं ये वक्त ही बताएगा। हम कल लगा हुआ है केस, उसमें देखते हैं कि आगे कैसे चलता है। कुछ एसोसिएशंस हैं वो भी पटिशन दाखिल कर रही हैं या पार्टी बनने की दरखास्तें दे रही हैं इस केस में, ताकि सामने आए, क्योंकि हमारी डिमांड ही यही थी कि जी इसका इतना ये संगीन मामला है
पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान का पूरे आज़ाद पाकिस्तान का इसमें पूरा इन्हिसार है कि हमारी अगर आज़ाद अदलिया होगी या नहीं। और अगर ये दरअंदाजी और इस तरह से कोशिश की गई है, अपने मर्जी के फैसले या पोलिटिकल अपोनेंट जिनको आप समझते हैं उनके खिलाफ फैसले होने चाहिए, उन्हें जेल में रखना चाहिए, उनके खिलाफ उनको बंद कर दो हमेशा के लिए। तो ये चीज़ें जो हैं, इस पे मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सही है। इस पे सुमो मोटो आप देखते हैं कि वो किस तरह से इसको आगे लेके चलते हैं। क्योंकि मेरा एक व्यू है कि जी सुप्रीम कोर्ट खुद भी ये इस पे इस प्रोसीडिंग्स कर सकती है, या कोई कमीशन, खुद कमीशन, जजों का कमीशन बना सकती है, ये सीनियर जजेस का। इसमें दो चीजें जुबैर साहब, दो चीजें अगर हम उनको अलग-अलग देख लें तो जरा व्यूअर्स के लिए समझना आसानी हो जाएगी। एक तो ये है कि जी जब ये कल से समाअत शुरू होगी तो ये जो 7 रुकनी बेंच है, ये तमाम जो फरीक हैं इसमें जिनके बारे में एतराज़ या सवाल उठाया है इन 6 जजेस ने, उनको भी पार्टी बना लिया जाए, अदालत उनको भी तलब कर ले और अदालत इन जजेस से भी बतौर वकील के जरिए से इनसे भी जवाब तलब कर ले। अब और देखें, मुझे मुझे नहीं पता कि वकील के ज़रिए से वो तलब करेंगे या उनको डायरेक्ट नोटिस जाएगा। अभी उन जज साहिबान के ऊपर होगा, या खुद आते हैं या किसी वकील के थ्रू आते हैं। लेकिन उन्होंने खुद शिकायत की, उन्होंने अपना तो मुद्दा भेजा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कि आप हमारे रूल्स बना दें। आप और सुओ मोटो, अच्छा हुआ सुओ मोटो में लिए। हमारी डिमांड यही थी कि इसको सुओ मोटो में उठा के इसके ऊपर तहकीक होनी चाहिए और इसका हतमी इत्मीनान किया कि आइंदा कभी पाकिस्तान की अदलिया में मुदाखलत इस तरह से ना की जाए और जजों को इस तरह से। और आज आपने देखा कि उनको खतूत भी सबको मौसूल हो गए कोई पाउडर के साथ। तो ये सारी चीज़ें हैं कि उनको अभी भी देखिए, ये बड़ा स्टेट के अंदर बड़ा, ये मैं समझता हूँ आज बड़ा अजीब सा मकाम पे हम पहुंच चुके हैं कि हमारे हाई कोर्ट के जजेस, पहले ही उनके साथ स्टेट ये कर रही थी, आज उनको और तरह से उनको धमकियां दी जा रही हैं। तो ये अब इसका अदराक होना चाहिए वंस एंड फॉर ऑल। और जिन लोगों ने किया है, जिन लोगों का नाम उन्होंने उसमें मेंशन किया, जिन ऑफिसर्स का या लोगों को कहा है, वो उनको भी नोटिस इशू होना चाहिए। वो आए और बताएं कि ये जज साहब जो कह रहे हैं। मैं समझता हूँ जज साहब जो हैं हमारे आईन और कानून के तहत काम कर रहे हैं, जो इतनी बात लिख रहे हैं और वो मई पिछले साल से ही बात सुप्रीम कोर्ट में और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बयान करते आ रहे हैं। तो और उनके मतलब कोई बर्डन जो बारे सबूत है वो दूसरी साइड पे, इन जजों पे नहीं है कोई बारे सबूत के सही। वो सबूत दें इसका। लोग कह रहे हैं वो सबूत लेके आए, कहाँ सबूत आएंगे? कोई चोर जो होता है या कोई आदमी होता है वो रसीद छोड़ के जाता है आपके घर में? तो ये इस तरह की बातें अच्छा करते अच्छा, जुबैरी साहब, अगर पहले ऑप्शन पे नहीं अदालत जाती जिस पे आप बात करें और जो मेरा भी सवाल था, और अदालत इस ऑप्शन पे चले जाती है कि हाँ 2-3 समातों के बाद अदालत समझती है कि अब इसको चूंकि प्रोब इन करना है, इन्वेस्टिगेट करना है इन इल्जामात को, तो अदालत कहती है कि या जेआईटी बना दें या एक कमीशन बना दें। अब जेआईटी अगर होगी तो वो भी एग्जेक्टिव के लोगों पर मुश्तमिल होगी। फिर वही सवाल होगा कि जजेस, हाई कोर्ट के सर्विंग जजेस किसी एग्जेक्टिव की जेआईटी के सामने कैसे पेश हों। अगर जुडिशियल कमीशन बनता है तो ये वापस बैक टू स्क्वायर वन, वही जस्टिस तसद्दुक हुसैन वाली बात हो जाएगी। नहीं, देखिए वो जो सॉरी, जुडिशियल कमीशन अलग चीज़ है। वो जो आप जस्टिस तसद्दुक जिलानी साहब का था, वो कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के साथ फेडरेशन गवर्नमेंट बनाती है, फेडरल गवर्नमेंट, उसकी रिपोर्ट जो होती है फेडरल गवर्नमेंट को जाती है। यहाँ वो हो सकता है जुडिशियल कमीशन बना के खुद रिपोर्ट ले लें उससे, और सीनियर जजेस पे मुश्तमिल और सुप्रीम कोर्ट के जजेस मुश्तमिल बना दें कि जी आप इसको इन्वेस्टिगेट करें। क्योंकि देखिए ये जो 184(3) की प्रोसीडिंग्स होती है इंक्विजिटोरियल होती है। कुछ लोग कहते हैं कि जी इसमें खुद एविडेंस नहीं ले सकती कोर्ट, नहीं कर सकती। आप देखें जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की जो प्रोसीडिंग्स होती है उसके अंदर जो पावर होती है, उसके अंदर वो शहादतें नहीं ली जाती। शहादत आती है, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, प्रोसिक्यूशन होता है, और मिसकंडक्ट किसी जज के खिलाफ होता है, उसके खिलाफ एक रिपोर्ट पेश हो जाती है। तो मैं समझता हूं कि यहाँ मौका ये है। अब कल देखें क्या होता है, वो आए, अब देखते हैं इसको आगे लेके कैसे जाना है। लेकिन उन्होंने जिस लोगों पे इल्जाम लगाए उन्हीं से इन्वेस्टिगेशन कराना मैं नहीं समझता बात होगी। कोई अगर मैं आपके खिलाफ कोई इल्जाम लगाऊं और आपसे कहूं आप खुद ही इस इल्जाम की तहकीक कर लें, तो क्या रिपोर्ट देंगे आप सर? अच्छा, सू मोटो का फैसला होने के बाद दो और एतराजात के सवालात उठे हैं। पहला ये कि 7 रुकनी बेंच क्यों बना है, फुल कोर्ट बेंच क्यों नहीं बिल्कुल बना? जी। इस पे आप क्या कहेंगे? मेरी दरख्वास्त यही है कि फुल कोर्ट होना चाहिए। लेकिन इस वक्त आप देखें, अगर आप कॉज लिस्ट देखें जो इशू हुई है सुप्रीम कोर्ट से, उसमें लिखा है ऑल द जजेस अवेलेबल एट इस्लामाबाद। इस वक्त वहाँ 7 जजेस हैं। ईद से पहले ये होता है कि जजेस जब ईद करीब आ जाती है तो जजेस जो होते हैं वो प्रोविंसेस में आ जाते हैं वहाँ सिटिंग। जैसे कराची में इस वक्त 4 मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान बैठ सिटिंग कर रहे हैं कराची में सर, और इस तरह से लाहौर में होगा, पेशावर में होंगे। तो इसलिए, लेकिन मैं समझता हूँ मामला इतना संगीन नौयत का है कि हो सकता है कि चीफ जस्टिस साहब इन जजों को वापस बुला लें और फुल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट कर दें। और कुछ लोग जो एप्लीकेशंस दे रहे हैं पार्टी बनने के लिए इस केस में, वो ज़रूर एप्लीकेशन देंगे फुल कोर्ट की, इस्तदा करेंगे कि चीफ जस्टिस साहब फुल कोर्ट बनाएं। और अगर फुल कोर्ट बनता है तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद
अपील फिर कैसे हो सकेगी? फुल कोर्ट पे तो सारे जजेस नहीं बैठे होगी। होंगे। देखिए जैसे प्रैक्टिस प्रोसीजर का जब फुल कोर्ट बना उसकी अपील भी तो नहीं हुई ना सर। हाँ, हाँ। ये बात वहाँ उठी थी, ये आर्ग्यू हुआ था, मैंने भी आर्ग्यू किया था एक पॉइंट कि जी अगर इसकी अपील फिर कहाँ जाएगी? तो देखिए इसकी अपील नहीं होगी फिर, क्योंकि ये देखिए ये सुओ मोटो ये बहुत ऐसा इश्यू है कि इसकी अपील नहीं हो, लेकिन इसमें इसमें मैं समझता हूँ हो या तो जज साहब ये कहें कि जी हम साथ कर रहे हैं, अगर इसकी अपील होगी तो 8 जज रह जाएंगे, वो उसकी अपील सुने। लेकिन इश्यू ये आ रहा है सर कि ये मामला इतना संगीन है कि इसमें मैं समझता हूँ कि फुल कोर्ट ही को सुनना चाहिए सर। और लाइव प्रोसीडिंग का भी मुतालबा मैं बिल्कुल हो समझता रहा हूँ कि है। इसमें लाइव प्रोसीडिंग्स भी होनी चाहिए ताकि पूरी कौम देखे कि क्या-क्या हो रहा है सर इस मुल्क में। हम्म। और ये जो 6 जजेस हैं, अब ये काम करते रहेंगे उसी तरह से बतौर हाई कोर्ट के बिल्कुल, जज के? आप किसी जज को मुअत्तल थोड़ी कर सकते हैं। हाँ, कोई हाँ। हाई कोई कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस हैं सर, ये मुअत्तल थोड़ी हो सकते हैं। आपको याद होगा चौधरी इफ्तिखार साहब को जब रेफरेंस आया तो उनको मुअत्तल कर दिया गया था। जो जजमेंट आई उसमें आप पढ़ें जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब की जजमेंट जो थी, उन्होंने कहा कि जी किसी सर्विंग जज को आप मुअत्तल प्रोसीडिंग्स अगर आप कर भी रहे हैं सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में कहीं भी, उसको मुअत्तल नहीं किया जा सकता सर। सही। और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब, उनको पहले ये इन्फॉर्म किया गया इन जजेस की जानिब से, वहां सुनवाई नहीं हुई, तो क्या उनसे भी कोई सवाल होगा? वो भी कहीं आएंगे रडार में? इट ऑल डिपेंड्स कि जी सुओ मोटो में ये बात उठेगी क्योंकि उन्होंने खत लिखा पहले, फिर फरवरी में खत लिखा, उनसे इस्तदा की, लेकिन वो नहीं सुनी गई। लेकिन वो देखिए वो तो उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब से भी और 2 सीनियर जजेस हैं जिसमें हमारे प्रेजेंट चीफ जस्टिस हैं, उनसे भी मिले तो उस खत में लिखा हुआ है। तो देखिए ना मतलब कि मुझे नहीं मालूम कि अब उस पे क्या बात होती है, क्योंकि देखिए अगर ये मामला उस वक्त उठा दिया जाता या उनको सुनवाई हो जाती तो मैं समझता हूँ ये नहीं होता। तो मतलब ये बात तो सुप्रीम कोर्ट पूछेगी कि जी जब ये मामला उठा था, लेकिन एक जज साहब तो खुद भी जिनसे ये 6 जज मिले थे वो तो अभी भी बेंच का हिस्सा है सर। आखिरी सवाल सर, ये फरमा दें कि इससे पहले हमने सिर्फ एक दफा ये देखा रीसेंट पास्ट में कि कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज वो बतौर जज किसी अदालत में एक फरीक के तौर पर पेश हो रहा हो, और वो थे मौजूदा चीफ जस्टिस बिल्कुल काजी सर। फायज ईसा, जब इनका अपना केस चल रहा था। जी अब अगर ये 6 जज भी बतौर फरीक सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 1 में 7 रुकनी बेंच के सामने पेश होते हैं और ये अपना केस खुद बतौर गवाह या पटिशनर के तौर पे सामने आते हैं, तो वो कैसे चलेगा मामला? जैसे जस्टिस फाइज ईसा का चला था, देखें वो भी नहीं था। उसके अलावा आपने जस्टिस नकवी साहब का देखा कि उनका भी केस चला, उन्होंने भी पटिशन दाखिल की लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई, लेकिन वो भी थे। अभी रिसेंटली तो ये भी थे, उन्होंने भी अपनी पटिशन दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंजिंग सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की प्रोसीडिंग्स, उनके स्टे नहीं मिला था और फिर उनको नेचुरली उनको वहाँ से फिर उसके खिलाफ ओपिनियन आई, उनके खिलाफ जो रिपोर्ट आई उस पर उनको हटा दिया गया उससे। लेकिन वो केस भी हमने अभी देखा। तो जस्टिस फाइज ईसा के तो लाइव एग्जाम्पल है और रिव्यू तो उन्होंने खुद आर्ग्यू किया था, आपको याद होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आबिद जुबैरी साहब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापसी पे बात करेंगे मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में खानदानी सियासत किस हद तक सरायत कर चुकी है। तमाम अहम ओहदे और ख़ानदान के तमाम अफराद को पार्लियामेंट का हिस्सा बनाने की एक दौड़ है। ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुश आमदेद। जमहूरियत का मतलब अवामियत और मुसावात है। यह सिर्फ हुक्मरानी तक महदूद नहीं बल्कि हुकूमतें तश्कील देने वाली सियासी जमातें भी अपने अंदर जमहूरी अमल परवान चढ़ाने की ताबे होती हैं। जिस तरह यह सिलसिला आगे बढ़ता है उसी तरह मुल्क तरक्की की राह पर गामजन होता है। लेकिन जिन ममालिक में जमहूरियत महज अलामती हो और कुछ मखसूस खानदानी हुक्मरानी को अपना हक समझने लगें तो वो मुल्क मसाइल की दलदल में फंसे रहते हैं। पाकिस्तान में आम इंतखाबात के बाद एक ही खानदान के सबसे ज्यादा अफराद के MNA या MPA मुंतखब होने के लिहाज से जरदारी खानदान पहले जबकि शरीफ खानदान दूसरे नंबर पर आ गया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की खाली करदा कौमी असम्बली की नशिस्त NA 207 से उनकी साहबजादी आसिफा भुट्टो जरदारी के बिला मुकाबला मुंतखब होने से मुल्क की पार्लियामानी तारीख में बैक वक्त एक ही खानदान के सबसे ज्यादा अफराद मुंतखब असम्बलियों में हैं, जबकि जरदारी खानदान ने शरीफ खानदान का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आसिफ जरदारी खुद सदर मुमलिकत, साहबजादे बिलावल भुट्टो और बेटी आसिफा भुट्टो और बहनोई मुनव्वर तालपुर MNA, जबकि दोनों बहनें डॉक्टर अजरा पेचहू और फरियाल तालपुर MPA हैं। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बड़े भाई नवाज शरीफ साहबजादे हमजा शहबाज रुकन कौमी असम्बली, जबकि भतीजी मरियम नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब है।
नवाज शरीफ ने तनकीद के बावजूद अपनी बेटी वज़ीर आला मरियम नवाज के हमरा हुकूमत पंजाब के इंतजामी इजलास की सदारत का सिलसिला जारी रखा हुआ है। आम इंतखाबात के बाद से नवाज शरीफ अवामी नजरों से ओझल हैं। तहम वो अपनी बेटी के हमरा हुकूमत पंजाब के इंतजामी इजलासों की सदारत या मुश्तरका सदारत करते नजर आते हैं। उनके इस इक़दाम पर कई हलकों की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के पास सूबाई या वफाकी हुकूमत में कुछ सरकारी ओहदा नहीं है और वो सिर्फ एक रुकन कौमी असम्बली है। यहां सवाल यह है कि क्या मियां नवाज शरीफ के हुकूमत पंजाब के इंतजामी इजलासों में शिरकत का कोई कानूनी जवाज़ है? क्या मरियम नवाज साहिबा एक कमज़ोर वज़ीर आला पंजाब हैं, या जिसकी वजह से वो खुद अपने वालिद के बगैर मुश्किल फैसले करने में हिचकिचा रही हैं? दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान और तहरीक इंसाफ समेत कुछ दीगर सियासी जमातें पहले ही हुकूमत को क्रेडिबल नहीं मान रहे और सड़कों पर आने का इंदिया दे रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने अपोजिशन के बाहर निकलने और बिलखुसूस पीटीआई की तहरीक से पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत की तरफ से निमटने का इशारा दे दिया है। क्या शहबाज हुकूमत को अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात तहरीक इंसाफ और दीगर जमातों से सियासी दर्जा हरारत कम करने के लिए मुकालमा नहीं करना चाहिए? इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर काबिल एहतराम सियासतदान, मुस्लिम लीग नून के सेनेटर जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपके वक्त का। जनरल साहब, ये जो ख़ानदानी सियासत का तासुर मजबूत और तक़वियत पकड़ता जा रहा है पाकिस्तानी सियासत में, क्या ये जमहूरियत के उन उसूलों के बरखिलाफ़ नहीं है कि जहाँ पे एक मुसावात का तसव्वुर है, जो पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 25 भी कहता है कि सबको यकसा मौके मिलने चाहिए आगे बढ़ने के? देखिए, अगर तो ख़ानदानों से अनडिज़र्विंग पर्सन्स, ऐसे लोग जिनकी अहलियत नहीं उस फील्ड में, वो आगे आएँ या उनको लाया जाए, तो फिर तो ऑब्वियसली ये ऑब्जेक्शनेबल है, चूँकि इलेक्शंस के अंदर जो लोग हैं, टिकट्स वगैरह, वो पब्लिक के उन लोगों को ही दिए जाते हैं जिनकी मकबूलियत हो और वो आगे आए। आप ये देखिए कि अभी नवाज शरीफ साहब के 2 बेटे भी हैं और बेटी है। अगर बेटी में टैलेंट है कि वो सियासत के इस प्रोफेशन के साथ वाबस्ता होना चाहती है, तो कोई उसका आईनी हक है, वो आए, जलसे करे, उसको अगर पजीराई मिली तो वो सीट ले, और अगर जो इलेक्टेड लोग हैं उसको चीफ मिनिस्टर बनाए तो वो चीफ मिनिस्टर बन जाए। इसी तरह आपको याद होगा, भुट्टो साहब के बाद बेनजीर भुट्टो आई और उन्होंने अपना मैटर प्रूव किया, लेकिन उन्हीं की बहन सनम भुट्टो जो थी वो आगे नहीं आई, ना आ सकी, और उनको तो कई दफा, चूंकि उस टाइम पे मैं मिलिट्री सेक्रेटरी था, जब ऑफर भी की जाती थी तो वो कहती थी कि नहीं, मेरा ये दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी। तो आपने देखा कि बेनजीर भुट्टो मुस्लिम दुनिया की पहली एक खातून वजीर आजम बनी और अपना काम किया। तो जनरली स्पीकिंग तो मैं ये कहूँगा कि अगर बच्चों का आपका वो है जो पेरेंट्स का है और उसी प्रोफेशन में जाना चाहते हैं तो वो आ जाए, लेकिन किसी दूसरे का हक मार के अपने बच्चों को आगे करना जो है वो ऑफ कोर्स वो ठीक नहीं। ये जो आपने प्रोफेशन की बात की कि अगर वालिदैन का प्रोफेशन एक हो तो बच्चे उस प्रोफेशन में आना चाहे, बिल्कुल आ सकते हैं। आप 3 स्टार जनरल रहे हैं पाकिस्तान की फ़ौज के, माशाल्लाह, आपने स्टील मिल को हेड किया, सेनेटर रहे हैं, अहम पोजीशंस पर रहे हैं। आपके साहबजादे या आपके ख़ानदान का या आपके करीबी को फ़र्द अगर ये कहे कि मैं डायरेक्ट 3 स्टार जनरल बन जाऊँ, तो नहीं बन सकता। पहले एक इम्तिहान पास करना होगा, फिर काकूल अकेडमी में जाना होगा, वहाँ तरबियत होगी, फिर सेकंड लेफ्टिनेंट बनेंगे, फिर 25-30 साल की जाँ फिशानी के बाद जाके 3 स्टार बनेंगे ना। इधर तो सर फिर अब आपको पता है कि शरीफ ख़ानदान हो या जरदारी ख़ानदान, डायरेक्ट ला के जब आप बिठा देंगे किसी को और सारी पार्टी को कहेंगे हाँ ये हमारा फैसला है, इसको आपने मानना है, इस पर चलना है, तो क्या करेगी पार्टी पर? ये क्वेश्चन बड़ा वैलिड है। किसी भी प्रोफेशन में एक इब्तदा जो आपने फौज में बताया कि हाँ वो किसी जनरल का बेटा है या इतना भी ब्रिलियंट है तो वो सेकंड लेफ्टिनेंट ही भर्ती होता है और उसके बाद फिर ग्रेजुअली ऊपर जाता है। तो इसी तरह आप देखते हैं कि सिविल सर्विसेज के अंदर सेक्शन ऑफिसर ग्रेड 17 में, फिर 18, फिर 19 और फिर ग्रेजुअली। लेकिन सियासत के अंदर चूंकि इस तरह के ग्रेड होते नहीं और जो लोग खानदानों के साथ वाबस्ता है उनकी ट्रेनिंग ओवरऑल ग्रूमिंग होती रहती है, तो एट टाइम्स ये इस तरह आता है। बट फैक्ट रिमेन्स कि देयर इज नो शॉर्टकट टू एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस ऑफ गवर्नेंस, यानी आपको गवर्नेंस का एक्सपीरियंस। और इसी तरह आपने देखा कि बेनजीर भुट्टो साहबा फर्स्ट टाइम आ गई डायरेक्टली, तो प्रॉब्लम्स थे, लेकिन फिर अल्लाह का करम आहिस्ता आहिस्ता, और फिर उनकी अपने तो यूरोप में भी जहाँ से हम ये डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट लिया है, उसमें आप काउंटीज के अंदर पहले पॉलिटिक्स करते हैं, फिर बिल्कुल। काउंसलर वगैरह बनते हैं, फिर मेयर बनते हैं, फिर आगे आते हैं, तो फिर आगे आके, लेकिन अगर कई लोग टैलेंटेड हों और वो डायरेक्टली आए और पब्लिक उनको इलेक्ट कर ले, हाँ। यानी यहाँ क्राइटेरिया कोई इम्तिहान वाला तो है नहीं, यहाँ तो क्राइटेरिया पब्लिक की एक्सेप्टेबिलिटी का। तो उसमें अगर वो किसी एक को एक्सेप्ट करते हैं तो वो फिर आ जाता है, और उसका अगर तो पब्लिक की एक्सेप्टेंस ऐसे बंदे की हो जो टैलेंटेड हो, तो पब्लिक का फायदा होता है। जनरल और साहब, अगर वैसे ये जो आप फरमा रहे हैं सर कि पब्लिक की एक्सेप्टेंस, लॉजिकली तो यही है, प्रिंसिपली तो यही है कि लोग अगर किसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ठीक है, वो आ रहा है। अब जैसे आपने वेस्ट की बात की, बरतानिया में इसी सदी के अंदर, ये 21वीं सदी है, इसमें टोनी ब्लेयर आया, बोरिस जॉनसन आया, थ्रीसा में आई, डेविड कैमरॉन आया, बोरिस जॉनसन आया। किसी की ना बीवी का नाम पता है, ना बीवी के शौहर का नाम कौन जानती है, ना बच्चों का नाम कौन जानती है। लोग आते हैं चले जाते हैं, गुमनाम तारीख राहों में मारे जाते हैं, कोई याद नहीं करता। यहां सर जब आप किसी को ला के, जैसे मरियम नवाज साहबा को पार्टी का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डायरेक्ट पहला ऑफिस ही दिया गया, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का, आपको तो नहीं दिया गया जनरल साहब, फिर पार्टी का चीफ ऑर्गेनाइजर बना दिया। तो ये जो आर्गुमेंट है कि जी जो बासलाहियत है वो आगे आ रहा है, तो बासलाहियत हो ना हो, उसको बासलाहियत बनाया जा रहा है ना सर। ये भी तो सवाल बनता है ना कि बासलाहियत उसी को बनाया जा रहा है, किसी और को नहीं बनने दिया जा रहा। देखिए, इसमें हर पार्टी के अंदर एक अपना उनका मजाज है और उसके मुताबिक है, बट मैं यही समझता हूँ कि जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर या मिलिट्री के अंदर या बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर जिस तरीके से लोगों का मेरिट समझा जाता है या लाया जाता है, वो सियासत में ऐसे नहीं होता। सियासत में यही होता है कि पब्लिक की पजीराई किसको है, और पब्लिक की अगर पजीराई आप देखें, आपने बात जरदारी साहब की भी की कि जरदारी साहब की बेटी को वहां से उनका खड़ी हुई तो वो MNA बन गई आना पोस्ट। इसी तरह बिलावल साहब अपनी स्ट्रेंथ पे बने। तो मकसद ये है कि अगर पब्लिक आपको इलेक्ट कर लेती है तो फिर वो ऑब्वियसली आपका किसी और का कोई राइट नहीं होता कि वो कहे कि इसको क्यों बनाया है। लेकिन पार्टी की जो क़यादत है, पार्टी की जो पार्लियामेंट, ये जो पार्लिमानी पार्टी है, उनको बैठ के ज़रूर ये देखना चाहिए कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर पार्टियों को लंबा चलना है तो उसके अंदर भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, मेरिट होना चाहिए, और फिर ये एक जमहूरी तरीके के साथ ही सारी चीज़ों को आगे लेके जाना चाहिए। लेकिन आप देखिए, साउथ एशिया में माहौल मुख्तलिफ है। आप पाकिस्तान देख लें, श्रीलंका देख लें, आप बांग्लादेश देख लें, आप इंडिया देख लें, यहाँ वही चलता रहा कि खानदानों के अंदर से ही जो बच्चे बच्चियां जिनका टैलेंट था या जिनका एप्टीट्यूड था वो ऊपर उठे और उनको ऊपर लाया गया। तो ये मसला है, और उनको अपनी वर्थ प्रूव करनी पड़ती है। अगर वो अपने काम के अहल ना हो तो वो फेल हो जाएंगे, ये तो बहुत बड़ा टेस्ट है। और अगर वो अच्छे हैं और उन्होंने अच्छा काम किया है तो लोग उनको याद करेंगे। तो इसलिए सियासत के अंदर आई थिंक इस हद तक साउथ एशिया में या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में गुंजाइश है। बट प्योरली स्पीकिंग के डेमोक्रेटिक नॉर्म्स, तो मैं यही कहूंगा कि फिर ये ग्रास रूट लेवल से ही शुरू होना चाहिए, और पार्टियों के अंदर डेमोक्रेसी हो तो मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी की बात होगी। लेकिन चूंकि एजुकेशन के लेवल्स भी नहीं है और अवेयरनेस भी नहीं है थर्ड वर्ल्ड के अंदर, हमने सिस्टम वो लिए हुए हैं जो हाईली एजुकेटेड लोगों के वो हैं, वो सोच समझ के वोट देते हैं। एक गलती हुकूमत करे या लीडर करे तो उसको उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। यहाँ आप जो मर्जी करें, बुजदार साहब को लगा दें, किसी और को कर दें, कोई यू टर्न ले लें, कोई खराबी करें, इवन देन लोग कहते हैं नहीं हमें ये पर्सन पसंद है और ये पार्टी पसंद है। आई एम श्योर अगर वो इमरान खान साहब अपनी सिस्टर को भी खड़ा कर देते तो अगर जहां खोसा साहब भी सिलेक्ट हो गए जो पार्टी से भी नहीं हो सकते थे तो वो भी आ सकते हैं वहां। लेकिन तो वो सर जनरल साहब बीइंग डेविल्स एडवोकेट, एक बात तो ये है कि इमरान खान 3.25 साल
मरकज़ में पावर में रहे और तकरीबन 3.25 साल पंजाब में और 8.25 साल या 9 साल KPK में, उनकी बहनें, बहनोई, उनके भांजे भांजियाँ, उनके बाकी अजीज़ रिश्तेदार, उन्होंने किसी करीबी रिश्तेदार को कोई पब्लिक ऑफिस दिया नहीं। ये कम अज़ कम अनप्रेसिडेंटेड है। हमारी 2 बड़ी फैमिलीज़ की अगर हम मिसाल लें, इवन ANP को देख लें, उनमें भी अभी अमल वली खान को लेकर आ गए असफंदियार वली के बाद, सिवाय जमात इस्लामी और एक ये इमरान खान की, एक प्रेसिडेंट तो ज़रूर सेट हुई है कि उन्होंने इख्तियार रखते हुए भी किसी को ओहदा नहीं दिया। या देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये भी ज्यादती है। अगर इमरान खान साहब के गिरदो नवा में कोई कॉम्पिटेंट लोग हैं जो डिलीवर कर सकते हैं, कोई एजुकेटेड है, करिश्मेटिक है, जिनका पॉलिटिकल जो विजन है, उनको खा वो उनकी सिस्टर ही क्यों ना हो, अगर वो आगे आ सकते हैं तो फिर उनको उठा के तो जो लोगों को लगाया हुआ है, गंडापुर को लगा दिया या दूसरे को लगा दिया है, उनके पास अगर और कोई अच्छा चॉइस है तो उनको जरूर लगाना चाहिए, इवन इफ वो उनसे रिलेटेड हो। लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं लगाना कि वो रिलेटेड है, हाँ वो उसका मेरिट बनता है या नहीं बनता, उसको आप आगे लेके आएंगे तो वो ज्यादती हो जाएगी। अदरवाइज ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए कि आपका बेटा, देखिए आप हमारे भी, हाँ फौज के अंदर हम ये करते हैं कि बेटे अप्लाई करते हैं अफवाज के लिए, और वो प्रोफेशन उनके लिए प्रेफरेंस होती है, वो चले जाते हैं। मेरे फादर जो थे वो दूसरी जंग अजीम में थे 1947 से पहले, और मैंने फिर अप्लाई किया और मैं इलेक्ट हो गया। लेकिन मेरे बेटे ने अप्लाई किया तो वो नहीं इलेक्ट हो सका। उस वक्त मैं ब्रिगेडियर था, उन्होंने कहा था इसका एप्टीट्यूड नहीं है। वो टेस्ट दयानतदारी से अपने तौर पे लेते हैं। तो ये तो जनरल साहब आपकी तरफ से खुद बड़ी गवाही आ गई कि आप ब्रिगेडियर थे और आपका बेटा जो है वो सेलेक्ट नहीं हो सका। तो यही चीज तो बाकी इदारों में भी होनी चाहिए ना। जी जी, और ये होता है, आई कैन एश्योर यू कि हमारे जनरल ऑफिसर्स के भी बच्चे नहीं होते, और ये होना चाहिए। देखिए ना, मैं ये कहता हूँ मेरिट पे हो, लेकिन अगर आप डॉक्टर हैं, आपका बेटा जो है वो डॉक्टरी के पेशे करता है, तो ही विल हैव टू पास दैट मेडिकल टेस्ट। एग्जैक्टली। और फिर उसकी उसको पहले 6 साल MBBS करना पड़ेगा, उसके बाद फिर उसको स्पेशलाइजेशन करना पड़ेगी 10 साल लगा के, फिर उसको हाउस जॉब करके अच्छी खासी मुशक्कत के बाद वो किसी मुकाम पर पहुंचता है। लेकिन उसको ये ताना नहीं होगा कि आपका फादर जो था वो डॉक्टर था, क्यों डॉक्टर बने। बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन बनेगा, वकील है तो बहुत से वकील बनेंगे, जजेस के बच्चे उधर चले जाते हैं। लेकिन आपकी बात ठीक है कि मेरिट के ऊपर हो, दयानतदारी के साथ हो, और अगर आपका बच्चा या आपका कोई अजीजी जो अजीज है वो उसके अंदर अहलियत नहीं है, तो सिर्फ इसलिए कि वो आपके करीब है तो आप उसको पार्लियामेंट में ले आए, उसको सेनेट में ले आए। ये ख्वातीन की नशिस्तों पे लोगों को ले आते हैं बहुत से, और वो ये एक और इशू है, इस पे भी किसी दिन जरूर बात करेंगे। ये जो रिजर्व सीट की वजह से जो कुछ हो रहा है सियासत में और चहीते लोगों को लाया जाता है, ये भी बहरहाल एक सवालिया निशान जरूर है। बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक इंतहाई मुतवाज़िन और बैलेंस्ड बात उन्होंने की। अब उन्होंने कतई तौर पे अनकंडीशनली इस बात को सपोर्ट नहीं किया कि हाँ ख़ानदान अगर भरे जाएं सियासत में और इक़्तिदार में तो ये कोई इतनी अच्छी रविश बहरहाल नहीं है। एक ब्रेक पर जाते हैं। ब्रेक से वापसी पे टोबा टेक सिंह में एक खातून के कत्ल का जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया उस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। गुज़श्ता दिनों पंजाब के इलाके टोबा टेक सिंह में कत्ल की एक ऐसी रूह फरसा वारदात एक वीडियो के जरिए सामने आई कि दिल शक होकर रह जाता है। 27-28 मार्च को सोशल मीडिया पर एक वीडियो जंगल की आग की तरह फैल गई, जिसमें पुलिस के मुताबिक थाना सदर टोबा के इलाके में एक 22 साल लड़की को उसके भाई ने गला दबाकर कत्ल कर दिया और एक रिश्तेदार उस दौरान कत्ल की वीडियो बनाता रहा। मंजर आम पर आने वाली इस वीडियो में बाप और एक औरत भी मौजूद थी जो सुकून से कत्ल का मंजर देखते रहे। कत्ल के बाद लड़की की खामोशी से तदफीन कर दी गई। पुलिस ने वीडियो वायरल होने पर मुल्जमान गिरफ्तार किए और कहा कि यह वाकया 17 और 18 मार्च की दरमियानी शब का है। पुलिस ने मकतूला की कब्र कुशाई करके लाश से नमूने भी हासिल किए। इस हवाले से DPO टोबा टेक सिंह का एक बयान सामने आया, जिसमें उनका कहना था कि यह वाकया पुलिस को 24 मार्च को रिपोर्ट हुआ। बाज मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि यह कत्ल नाजायज ताल्लुकात को छुपाने के लिए किया गया और वीडियो लड़की को कत्ल करने के बाद बनाई गई। इस हौलनाक कत्ल की वारदात के बाद अफसोसनाक इंकशाफात का सिलसिला अभी तक जारी है।
बास मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टोबा टेक सिंह में फैमिली के सामने भाई के हाथों सांस रोककर कत्ल की गई मारिया की भाभी और भाई ने मुल्जमान पर लड़की से ज्यादती का इल्जाम आयद किया है। उनका कहना है कि मुल्जमान ने उन्हें भी जान से मारने की धमकियां दी थी। मकतूला मारिया को अपने भाई फैसल और बाप अब्दुल सत्तार के हाथों इंसानियत सोज मजालिम का भी सामना करना पड़ा था। मारिया के भाई शहबाज और भाभी ने मुल्जमान फैसल और अब्दुल सत्तार पर लड़की से ज्यादती का इल्जाम आयद किया है। यही खातून कत्ल के वक्त बनाई जाने वाली वीडियो में भी नजर आ रही थी, जबकि कत्ल की वीडियो बनाने वाला शहबाज था। मकतूला की भाभी का कहना था कि मारिया, उसका भाई और बाप घर पर रहते थे। हम रोजे रखने के लिए घर आए। जब हम घर पहुंचे तो मारिया मेरे सामने रोई। वो कहने लगी कि भाभी, मेरे साथ इंतहाई जुल्म हो रहा है। मेरे भाई को बताओ कि वो मुझे इंसाफ दिलाए और बाप और बेटे से बचा सके। मकतूला मारिया की भाभी का कहना था कि मेरा शौहर जब शाम को घर आया तो मैंने उसे बताया कि मारिया के साथ इस तरह ज्यादती हो रही। मेरे शौहर ने उन लोगों की सरजनिश की। मारिया अपने कमरे में जाकर लेट गई। मेरी बेटियां भी मारिया के पास थीं। जब मुल्जमान ने मारिया को पकड़ा और उसके हाथ पांव बांधे तो मेरी बेटियां इन लोगों ने अगवा कर ली। जब मारिया के चीखने की आवाज आई तो हम कमरे में पहुंचे। वहां दो और लोग भी मौजूद थे जो हमें देखकर फरार हो गए। जब मैं चिल्लाने लगी तो इन लोगों ने कहा कि अपनी बच्चियों का ख्याल करो। उन्होंने मुझे कुल्हाड़ी और पिस्तौल से धमकाया। मेरे शौहर का बाजू काम नहीं करता। मैं अपनी छोटी बच्चियों का ख्याल करते हुए खामोश हो गई। मकतूला के भाई शहबाज ने भी यही वाकया बयान किया। शहबाज ने कहा कि जब वो कत्ल कर रहे थे तो मैंने मोबाइल कान से लगाकर वीडियो बनाई। उन्हें यह मालूम नहीं था कि मैं उनकी वीडियो बना रहा हूं। अगर उन्हें मालूम होता तो वो मुझे भी कत्ल कर देते। मज़कूरा शर्मनाक वाकया मुआशरे की अखलाकी गिरावट की अक्कासी करता है। इस तरह के मसाइल पर काबू पाने के लिए अहले इल्म और अहले फिक्र को चाहिए कि वो रिश्तों की हुर्मत के बारे में आगाही को आम करें और रियासत ऐसे जराइम पर तेज तरीन इंसाफ फराहम करे, डिटरेंस क्रिएट करे, ताकि कोई शख्स किसी दूसरे इंसान की इज्जत, जान और माल पर हमला करने से पहले कई बार सोचे और वो बाखबर हो कि अगर उसने कानून को हाथ में लिया, अगर उसने किसी की जान, माल या हुर्मत पर हाथ डाला तो वो रियासत और उसके कानून से बच नहीं सकेगा। आपसे मुलाकात होगी कल।